हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो की श्रृंखला में आज हम श्रोडिंगर तरंग यांत्रिकी के अंतर्गत श्रोडिंगर समीकरण, इसकी आवश्यकता तथा औचित्य का अध्ययन करेंगे। श्रोडिंगर समीकरण, इट्स नीड एंड जस्टिफिकेशन। तो पिछले वीडियोज़ में हमने देखा था कि जब जो दे ब्रोगली का परिकल्पना थी उसके अनुसार किसी कण से संबद्ध एक तरंग रहती है तथा एक तरंग से के सहचरी एक कण जो है वो एसोसिएटेड रहता है। तो हमने कहा श्रोडिंगर ने 1926 में कण की गतिक अवस्था से संबंधित तरंग फलन, ठीक है, जो कण है उसकी गतिक अवस्था से संबंधित तरंग फलन, यानी हम यहाँ कह रहे हैं कण की गतिक अवस्था से संबंधित या सहचरी एक तरंग होगी, उस तरंग का तरंग फलन जो है वो साई एक्स वाई जेड टी है। तो कण की गतिक अवस्था से संबंधित तरंग फलन को ज्ञात करने के लिए एक समीकरण प्रस्तावित की जिसे हम श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। तो श्रोडिंगर ने कण की गतिक अवस्था से संबंधित तरंग फलन साई एक्स वाई जेड टी को ज्ञात करने के लिए एक समीकरण प्रस्तावित की जिसे हम श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। अब बात करते हैं श्रोडिंगर समीकरण की आवश्यकता की। तो श्रोडिंगर समीकरण की आवश्यकता, हम जानते हैं कि एक निश्चित संवेग p वाले कण की संवेग में अनिश्चितता डेल्टा p इक्वल्स टू 0 होती है। तो हमने यहाँ टर्म काम में ली है एक निश्चित संवेग। तो संवेग यदि निश्चित है तो उस संवेग में अनिश्चितता डेल्टा p इक्वल्स टू कितनी होगी, 0 होगी। के लिए तरंग फलन साई एक्स टी, यहाँ टर्म हम x ले रहे हैं, तो इसका मतलब जो कण है वो एक विमीय गति कर रहा है, सिर्फ एक दिशा में गति कर रहा है। तो हमने मान लिया कि कण जो है वो x दिशा में गति से। तो हमने कहा तरंग फलन साई एक्स टी एक ऐसे कण को निरूपित करता है जिसकी स्थिति का निर्धारण नहीं किया जा सकता। यदि संवेग निश्चित है, संवेग में अनिश्चितता डेल्टा p इक्वल्स टू 0 है, तो इस स्थिति में हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से उस कण की स्थिति का निर्धारण नहीं किया जा सकता, अर्थात डेल्टा x इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ऐसे कण का तरंग फलन साई एक्स टी एक प्रगामी हार्मोनिक तरंग द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। तो ये हमारी हो गई एक हार्मोनिक तरंग, मतलब आवर्ती तरंग फलन। ये हो गया आवर्ती तरंग फलन। आवर्ती तरंग फलन मतलब एक निश्चित समयांतराल के बाद कण जो है वो अपनी गति को क्या करता है, यदि दोहराता है तो उसकी गति जो होती है वो आवर्ती गति होती है, हार्मोनिक मोशन होता है। तो हमने कहा इस तरंग में यदि हम देखें तो के जो है वो तरंग संचरण नियतांक है। तरंग संचरण नियतांक 2 पाई इक्वल्स टू लैम्डा के बराबर होता है। लैम्डा जो है वो हमने दे ब्रोगली हाइपोथेसिस से लिखा, तो हम जानते हैं लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। तो लैम्डा के स्थान पर यहाँ हमने एच अपॉन पी लिख लिया। एच अपॉन 2 पाई एच क्रॉस के बराबर होता है, तो ये हो गया के इक्वल्स टू पी अपॉन एच क्रॉस। तो के इक्वल्स टू पी अपॉन एच क्रॉस, तो पी कितना हो गया, पी इक्वल्स टू एच क्रॉस के। मतलब जो कण गति कर रहा है उसका संवेग जो हो गया वो किसके बराबर होगा, पी इक्वल्स टू एच क्रॉस के। अब हम बात करें यदि कोणीय आवर्ती, इस तरंग की कोणीय आवर्ती की बात करें तो कोणीय आवर्ती ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू। हम जानते हैं ई इक्वल्स टू एच न्यू के बराबर होता है। तो यदि न्यू की हम बात करें तो न्यू इक्वल्स टू ई अपॉन एच। तो यहाँ न्यू की जगह हमने रख लिया ई अपॉन एच यहाँ, ठीक है। वापिस 2 पाई अपॉन एच, एच क्रॉस, तो ओमेगा जो आ गया, ओमेगा आ गया ओमेगा इक्वल्स टू ई अपॉन एच क्रॉस। यहाँ से आ गया ई इक्वल्स टू एच क्रॉस ओमेगा। तो कण की ऊर्जा कितनी होगी, ई इक्वल्स टू एच क्रॉस ओमेगा। हमने कहा धनात्मक एक्स दिशा में, धनात्मक एक्स दिशा में गतिमान कण के सहचरी ऐसी द्रव्य तरंग का तरंग फलन साई एक्स टी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी और एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी।
तो हमने देखा ये जो है, ये तरंग फलन जो हमने चित्र में प्रदर्शित किया है, यह कैसा है, ये हार्मोनिक है। और नीचे जो हमने ये चार टर्म्स लिखी हैं, ये कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, और एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये चारों के चारों जो हैं फलन, ये कैसे हैं, ये आवर्ती फलन है। ये चारों, ये कैसे हैं, आवर्ती फलन। तो मतलब जो ऊपर हमने चित्र में प्रदर्शित किया है, ये जो तरंग फलन है, ये इस समीकरण 1 के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। समीकरण 1 में चार पद हैं हमारे पास, इन चारों में से किसी के द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। तो हमने कहा धनात्मक x दिशा में गतिमान कण के सहचरी ऐसी द्रव्य तरंग का तरंग फलन साई एक्स टी इन चारों के द्वारा या उपरोक्त का कोई रेखीय सम्मिश्रण हो सकता है। हमने कहा इन व्यंजकों में P इक्वल्स टू एच क्रॉस के तथा E इक्वल्स टू एच क्रॉस ओमेगा कण की संवेग तथा ऊर्जा को व्यक्त करते हैं। हम कह रहे हैं हमें साई के लिए एक ऐसी समीकरण की आवश्यकता है जिसमें समीकरण 1 में व्यक्त साई के साथ साथ उससे भी अधिक व्यापक तरंग फलन का समावेश हो। ऐसी तरंग समीकरण में दो मूल विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है, जो हम समीकरण लिखेंगे उस समीकरण में दो मूल विशेषताएं होनी चाहिए। पहली, यह रैखिक होनी चाहिए ताकि इससे प्राप्त हल अध्यारोपित किए जा सके। यह समीकरण रैखिक होनी चाहिए ताकि इससे प्राप्त हल अध्यारोपित किए जा सके। तो ऐसे कणों द्वारा उत्पन्न विवर्तन व्यतिकरण प्रभावों की सफल व्याख्या की जा सके। दूसरी कंडीशन है, दूसरा जो विशेषता है वो ये है कि तरंग समीकरण के गुणांकों में केवल एच क्रॉस, कण का द्रव्यमान m, आवेश आदि नियतांकी होने चाहिए। एच क्रॉस, कण का द्रव्यमान m, आवेश q आदि ही नियतांक होने चाहिए। कण की गतिकी से संबद्ध चर, जो गतिकीय चर हैं, संवेग p, ऊर्जा E, कोणीय आवर्ती ओमेगा, संचरण नियतांक k आदि गुणांक नहीं होने चाहिए। तो जो समीकरण हम लिखेंगे उस समीकरण के अंदर एच क्रॉस, m, q आदि नियतांक होने चाहिए तथा गतिक चर p, e, ओमेगा k आदि गुणांक नहीं होने चाहिए। तो अतः हम एक ऐसी समीकरण की आवश्यकता है जिसमें उपरोक्त दोनों गुण, ऊपर हमने दो गुण लिखे हैं, ये दोनों गुण होने चाहिए। सर्वप्रथम हम निम्नलिखित समीकरण की जांच करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो समीकरण 2 में हमने व्यक्त की है, ये तरंग समीकरण, हम सबसे पहले इसकी जांच करते हैं। तो हमने कहा यहाँ जो समीकरण 2 लिखी है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू गामा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। यहाँ साई तरंग फलन है तथा गामा नियतांक है। समीकरण 1 में व्यक्त व्यंजकों में से, ये समीकरण 1 थी हमारी, ये वाली, इन समीकरण 1 में व्यक्त व्यंजकों में से किसी एक व्यंजक का उपयोग हम समीकरण 2 में करते हैं। तो समीकरण 2 में करें तो हमने कहा यहाँ से जो साई है, इस साई का हम 2 बार अवकलन कर लेते हैं। इन चारों में से हम कोई भी काम में ले सकते हैं। तो हमने कहा यदि मान लो हम ये काम में लेते हैं, ठीक है, ये काम में लिया तो इसका 2 बार अवकलन होगा, 2 बार अवकलन होगा। तो देखो इसका 2 बार अवकलन करें हम, इसका 2 बार हमने अवकलन किया तो आयोटा 2 बार आएगा, विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, तो ये हो गया आयोटा स्क्वायर। ये माइनस ओमेगा 2 बार आएगा, ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, और बाकी एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस, और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, बाकी ये टर्म एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरी तरफ था हमारे पास गामा ओमेगा स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो साई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बार फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 बार अवकलन करना है, एक्स के सापेक्ष इसका 2 बार अवकलन कर दें। तो हमने कहा 2 बार यदि इसका अवकलन करें हम, तो देखिए इसका करना है
तो इधर हो गया आयोटा स्क्वायर के 2 बार और एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, और साथ में क्या था यहाँ गामा। ठीक है, तो दोनों साइड में ये था, तो ये एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी दोनों साइड में प्राप्त होगा, ये कैंसिल हो गया। तो रिजल्ट क्या मिला हमें? हमें रिजल्ट मिलता है कि रिजल्ट मिला ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू गामा के स्क्वायर। तो गामा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। ओमेगा ऊपर हमने एच क्रॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया, तो नीचे भी करना होगा, नीचे भी हमने कर दिया। तो हमने लिखा था ई जो है वो एच क्रॉस ओमेगा के बराबर है, यहाँ हमने लिख लिया ई स्क्वायर। पी जो है वो एच क्रॉस के बराबर है, नीचे एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर की जगह हमने पी स्क्वायर लिख लिया। तो गामा किसके बराबर आ गया? गामा इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। अब हम जानते हैं ई जो है वो पी स्क्वायर अपॉन 2m के बराबर है, तो ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी की पावर 4 अपॉन 4m स्क्वायर। वैल्यू रख ली हमने, हल किया तो टर्म हमारे पास आ गई गामा इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर। इसको हमने समीकरण 3 से व्यक्त कर दिया। तो हमने देखा कि गामा इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर आ रहा है। तो ऊपर हमने जो इसकी तरंग समीकरण की विशेषता जो हमने पढ़ी थी कि विशेषता क्या होनी चाहिए कि उसमें समीकरण के अंदर गति के अचर संवेग p, ऊर्जा ई और के तथा ओमेगा आदि गुणांक नहीं होने चाहिए, परंतु यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारे पास गुणांक के रूप में क्या आ रहा है? p आ रहा है। तो इसलिए समीकरण दो जो है ये तरंग समीकरण नहीं हो सकती। तो हमने लिख दिया यह वांछित तरंग समीकरण की मूल विशेषता के अनुरूप नहीं है, अतः समीकरण 2 तरंग फलन की समीकरण नहीं हो सकती है। तो अब क्या होनी चाहिए? तो हमने कहा हम एक विमीय तरंग समीकरण निकाल रहे हैं, तो हम निम्न समीकरण की कल्पना करते हैं। तो हमने कहा हम ऊपर चेक करके आए कहाँ से? यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हमने चेक किया टी के रेस्पेक्ट में एक बार इसका अवकलन करता हूँ तो 1 ओमेगा आता है, 2 बार अवकलन करता हूँ 2 ओमेगा आता है। इसी प्रकार एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार अवकलन करते हैं 1 के आता है, दूसरी बार करते हैं 2 के आता है। ठीक है, तो यदि हमारे पास यहाँ पर केवल एक ई होता, क्या होता? सिर्फ एक ई होता, तो उस कंडीशन में ये जो पी टर्म है ये एलिमिनेट हो सकती थी। तो इसका मतलब ई एक बार कैसे आएगा? जब ओमेगा एक बार आए, और ओमेगा एक बार कैसे आएगा? जब हम टी के रेस्पेक्ट में इसका एक बार अवकलन करें। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक नई समीकरण की कल्पना करते हैं जिसमें टी के रेस्पेक्ट में एक बार अवकलन हो और एक्स के रेस्पेक्ट में इसका 2 बार अवकलन हो। तो इसको हमने समीकरण 4 में से व्यक्त कर दिया। अब हमने कहा एक बार फिर समीकरण 1 से यदि हम बात करें, समीकरण 1 से हम बात करते हैं तो साई एक्स टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी, और साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इस समीकरण 4 के हल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए इस समीकरण को यदि मैं कोस वाली ये टर्म काम में लेता हूँ, ये हल मानता हूँ, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक बार अवकलन किया तो इधर साइन आ जाएगा, और इधर हमें 2 बार करना है तो कोस से साइन और साइन से वापस कोस, तो एक तरफ साइन दूसरी तरफ कोस। तो ये इसको क्या करेंगे? सेटिस्फाई नहीं करेंगे, संतुष्ट नहीं करेंगे इस समीकरण को, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। तो इसलिए कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी इसका हल नहीं हो सकता। इसी प्रकार साइन की यदि बात करें तो एक बार अवकलन करें तो साइन का हो जाएगा कोस टाइम के साथ में, एक्स के साथ 2 बार अवकलन करें, एक्स के सापेक्ष 2 बार अवकलन करें तो इधर क्या हो जाएगा? वापस साइन। तो एक तरफ कोस दूसरी तरफ साइन, दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या करेंगे? इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेंगे। इसलिए हम कहेंगे कि साई एक्स टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी, तथा साई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी समीकरण 4 के हल नहीं हो सकते। तो ऊपर हमने 4 लिखे थे, 4 में से 2 हल नहीं हो सकते। अब 2 कौन कौन से हो सकते हैं? ये हल हो सकता है और ये हल हो सकता है, परंतु दोनों एक साथ हम उपयोग में नहीं लेंगे। इसको यदि लेंगे तो दोनों तरफ यही टर्म काम में ली जाएगी साई के लिए। ये लेते हैं तो भी दोनों तरफ यही टर्म्स जो है ये ली जाएगी। तो हमने कहा हम ये काम में ले लेते हैं, ठीक है। इसको काम में लेकर हल करें तो हमने कहा एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी का टी के सापेक्ष एक और अवकलन किया। एक और अवकलन करते हैं तो ये हो जाता है आयोटा माइनस ओमेगा, ठीक है, और यही एक्सपोनेंशियल। दूसरी तरफ हो गया गामा, 2 बार एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो आयोटा स्क्वायर से हो जाएगा हमारे पास -1 और के स्क्वायर, तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो गामा की क्या वैल्यू आ गई? गामा इक्वल्स टू आयोटा ओमेगा अपॉन के स्क्वायर, ये आ गया। तो गामा इक्वल्स टू आयोटा ओमेगा अपॉन के स्क्वायर। अब इस समीकरण में हमने यहाँ एच क्रॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे भी हमने किसे कर लिया? एच क्रॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, तो नीचे वाली टर्म तो है एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, पी स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई। इसमें से एक एच क्रॉस ओमेगा के साथ लगकर, ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे एच क्रॉस ओमेगा। तो एच क्रॉस ओमेगा किस में कन्वर्ट हो गया? ई में कन्वर्ट हो गया। ऊपर हमारे पास आ गया आयोटा एच क्रॉस ई, नीचे हो गया पी स्क्वायर। तो टर्म हो गई आयोटा एच क्रॉस ई अपॉन पी स्क्वायर। तो ई की वैल्यू, ई क्या लिखें हम यहाँ पर? ई इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो नीचे भी पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, तो टर्म आ गई आयोटा एच क्रॉस अपॉन 2m। तो हम देख रहे हैं समीकरण 5 में गामा केवल एच क्रॉस तथा m पर निर्भर करता है, जो कि वांछित समीकरण की एक मूल विशेषता होती है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तरंग समीकरण के रूप में समीकरण 4 जो है ये ठीक है। तो अब यहाँ हम क्या रख लेते हैं? गामा की वैल्यू रख लेते हैं। तो गामा की वैल्यू लिखी तो हमने कहा अतः m द्रव्यमान के एक स्वतंत्र कण जिसका संवेग p है। स्वतंत्र कण का मतलब ऐसा कण जो किसी बल क्षेत्र में गति नहीं कर रहा है, फोर्स रीजन में गति नहीं कर रहा है, या ऐसे कण पर किसी प्रकार का बल कार्य नहीं कर रहा है। तो हमने कहा अतः m द्रव्यमान के एक स्वतंत्र कण जिसका संवेग p है, तरंग फलन साई एक्स टी की एक विमीय समीकरण, एक विमीय समीकरण ये हो गई डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू आयोटा एच क्रॉस अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। आयोटा से इधर मल्टीप्लाई कर लिया, आयोटा एच क्रॉस से इधर मल्टीप्लाई किया और आयोटा एच क्रॉस से दूसरी साइड में मल्टीप्लाई कर लिया। दोनों साइड आयोटा एच क्रॉस से मल्टीप्लाई करने पर, तो इधर मल्टीप्लाई किया तो आयोटा आयोटा स्क्वायर -1 एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये जो समीकरण 6 आ गई, ये समीकरण 6 श्रोडिंगर की एक विमीय समीकरण कहलाती है। कब? जब कण स्वतंत्र गति करता है तो उस समय यह श्रोडिंगर की एक विमीय समीकरण कहलाती है। अब हम बात करते हैं श्रोडिंगर समीकरण के औचित्य की। तो हमने कहा इस श्रोडिंगर समीकरण का एक औचित्य यह है कि यह स्वतंत्र कण के लिए साई एक्स टी इज डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी तरंग फलन का उपयोग करने पर। तो हमने कहा जो समीकरण थी इस समीकरण में या इस समीकरण में, दोनों एक ही हैं, इन दोनों समीकरण में या इस समीकरण में हम एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी का उपयोग करते हैं। तो हमने कहा आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी, ठीक है। तो हमें क्या करना है? टी के रेस्पेक्ट में इसका एक बार अवकलन करना है। टी के रेस्पेक्ट में इसका एक बार हम अवकलन करने गए तो बाहर आ गया माइनस आयोटा ओमेगा, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल आयोटा की एक्स माइनस ओमेगा टी को हमने साई से डिनोट कर दिया, ठीक है। इधर हमारे पास था आयोटा एच क्रॉस, तो आयोटा एच क्रॉस भी लिखा जाएगा। तो आयोटा 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 स्क्वायर -1
तो ये टर्म माइनस भी खत्म, ये भी खत्म। ये हो गया एच क्रॉस ओमेगा साई। एच क्रॉस ओमेगा ई के बराबर है, तो हमने इसे लिख लिया ई साई। इसी प्रकार हम दाएं पद में आए। दायां पद है हमारा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका x के रेस्पेक्ट में 2 बार, इसका x के रेस्पेक्ट में 2 बार अवकलन करना है। तो हमने लिखा पहले कांस्टेंट माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, इसका x के रेस्पेक्ट में 2 बार किया तो आयोटा का 2 बार होगा, तो आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया। ठीक है, फिर आ जाएगा के स्क्वायर, तो हमने इसको लिख दिया के स्क्वायर, और फिर ये साई के बराबर है, आगे हमने लिख लिया साई। तो ये हो गया एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m। एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर पी स्क्वायर के बराबर होता है, तो हमने इसको लिख दिया पी स्क्वायर अपॉन 2m साई। तो समीकरण 7 और 8 का उपयोग समीकरण जो ऊपर हमने लिखी थी उसमें कर दें हम। किसमें? ये जो समीकरण 6 थी, 7 और 8 का उपयोग समीकरण 6 में कर दें हम। अतः श्रोडिंगर समीकरण निम्न संबंध देती है, ई साई इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m साई। समीकरण नंबर 9। तो ये जो समीकरण नंबर 9 है, यह चिरसम्मत सिद्धांत के समतुल्य है, जो क्लासिकल थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग है। मतलब ऊर्जा इक्वल्स टू कब, जब कण स्वतंत्र गति कर रहा है। स्वतंत्र गति कर रहा है तो ई जो कुल ऊर्जा है वो किसके रूप में होती है, वो गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। तो पी स्क्वायर अपॉन 2m क्या होती है, गतिज ऊर्जा। अब हम बात कर रहे हैं त्रिविमीय श्रोडिंगर समीकरण की। तो त्रिविमीय श्रोडिंगर समीकरण के लिए हमने कहा P इक्वल्स टू एच क्रॉस के स्थान पर हम लेंगे P सदिश इक्वल्स टू एच क्रॉस के सदिश। के सदिश जो है वो तरंग संचरण सदिश कहलाता है, वेव ट्रांसमिशन वेक्टर। तो हमने कहा P सदिश इक्वल्स टू एच क्रॉस के, और के जो है वो 2 पाई अपॉन लैम्डा के बराबर है। इस प्रकार एक विमीय तरंग फलन साई एक्स टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी के स्थान पर साई आर टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा के डॉट आर, के सदिश डॉट आर सदिश माइनस ओमेगा टी का उपयोग करते हैं। तो हमने कहा त्रिविमीय में गतिशील कण के लिए E इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। पी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर अपॉन 2m। के स्क्वायर इक्वल्स टू, के स्क्वायर किसके बराबर होगा, के स्क्वायर इसके बराबर होगा के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। ये वैल्यूज हमने यहाँ रखी। अब पिछले में इक्वेशन में हमने लिखा था डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू गामा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब 2 डायरेक्शन और आ गई, वाई और जेड, तो इनके लिए लिख लेंगे प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। इसका हल साई आर टी होगा। तो हमने कहा यदि गामा इक्वल्स टू आयोटा एच क्रॉस अपॉन 2m ले लें हम, आयोटा एच क्रॉस अपॉन 2m पीछे हमने निकाला था समीकरण 5 में, दोनों तरफ आयोटा एच क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दिए। ये हो गया आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो साई हमने यहाँ से बाहर लिया, तो ब्रैकेट में हमारे पास आ गया डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये हो गया साई। ये जो टर्म है ये डेल ऑपरेटर के बराबर होती है। ठीक है, तो ये हमने ले लिया इसका डेल स्क्वायर। तो समीकरण, यहाँ समीकरण 14 एक स्वतंत्र कण के लिए त्रिविमीय श्रोडिंगर समीकरण कहलाती है। कब? जब कण स्वतंत्र गति करता है। तो समीकरण 14 एक स्वतंत्र कण के लिए त्रिविमीय श्रोडिंगर समीकरण कहलाती है। अब हम इसमें बलों का समावेश करते हैं। तो हमने कहा माना कण, एक कण इस प्रकार के बल क्षेत्र F में कार्यरत है जिसके लिए स्थितिज ऊर्जा V को परिभाषित किया जा सकता है। हमने मान लिया कि कण जो है इस प्रकार के बल क्षेत्र में गति कर रहा है जिसके लिए स्थितिज ऊर्जा V को परिभाषित किया जा सकता है, अर्थात संरक्षी बल क्षेत्र में गति कर रहा है, तब बल तथा स्थितिज ऊर्जा के मध्य निम्न संबंध होता है।
तो एफ आर टी इक्वल्स टू माइनस डेल वी आर टी, इसको हमने समीकरण 15 से डिनोट कर दिया। हम जानते हैं कि बल की उपस्थिति में कण की कुल ऊर्जा E इक्वल्स टू कुल ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 16। दोनों तरफ साई से मल्टीप्लाई कर दिया तो ई साई इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m साई प्लस वी आर टी। ई तथा पी के लिए अवकल संकार को आयोटा एच क्रॉस अपॉन डेल टी माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल का उपयोग करने पर, तो ई की जगह हमने रख दिया आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी और पी की जगह हमने क्या रख दिया माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन 2। ठीक है, हल कर लिया तो हमें समीकरण नंबर 18 प्राप्त होती है। ये हो गई समीकरण नंबर 18, आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी आर टी साई। ये हो गई समीकरण नंबर 18। तो ये जो समीकरण 18 है यह किसी बल क्षेत्र F में गतिशील कण की श्रोडिंगर समीकरण है। इसे काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण भी कहते हैं, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। इसे काल आश्रित क्यों? क्योंकि यहाँ पर साई जो है वो टाइम t के ऊपर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण भी कहते हैं।